बड़े बड़े पठारों से लेकर आसमान छूते पहाड़ों तक भारत के नज़ारे वाकई में कमाल के हैं, है ना? पर ये सब सिर्फ खूबसूरती नहीं है, इसके पीछे करोड़ों सालों की एक जबरदस्त कहानी छुपी है। तो चलिए आज समय में एक गहरा गोता लगाते हैं और भारत की इस भूवैज्ञानिक कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो मन में पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये सब बना कैसे? वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को ऐसा अनोखा आकार दिया? कैसे इसके पुराने हिस्से जुड़े और कैसे नए हिस्सों ने जन्म लिया? बस इसी सवाल का जवाब हम इस सफर में खोजने वाले हैं। तो चलिए भारत के बनने की इस कहानी को हम 4 बड़े हिस्सों या कह लें कि 4 अध्यायों में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी सबसे पुरानी नींव कैसे पड़ी। फिर जानेंगे कि कैसे इस पर समय के साथ नई परतें जमती गईं। उसके बाद आएगा वो दौर जब ज्वालामुखी की आग ने सब कुछ बदल दिया। और आखिर में हम उस जबरदस्त टक्कर की बात करेंगे जिससे हिमालय का जन्म हुआ। तो हमारी कहानी शुरू होती है पहले अध्याय से, यानी भारत के सबसे पुराने और सबसे मजबूत हिस्से प्रायद्वीपीय पठार के बनने से। तो देखिए, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, यही दरअसल भारत का असली मूल भूभाग था। ये सख्त क्रिस्टलीय चट्टानों का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। इसे हम इस उपमहाद्वीप का प्राचीन दिल भी कह सकते हैं। यही वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ बना है। अच्छा, तो एक बार जब नींव तैयार हो गई तो कहानी का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। ये वो दौर था जब नदियों और समुद्रों ने लाखों साल तक धीरे धीरे चट्टानों की परतें जमा करना शुरू किया और इन्हीं परतों ने इस जमीन को एक नया ही रूप दे दिया। इस दौर में 2 खास तरह की चट्टानें बनी। एक थी कुडप्पा प्रणाली, जो ज्यादातर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलती है। ये अवसादी तो है, पर इसमें खनिज ज्यादा नहीं मिलते। और दूसरी तरफ थी विंध्य प्रणाली, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैली है। ये अपने बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के लिए बहुत मशहूर है। अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे नाटकीय मोड़। ये एक ऐसा दौर था जब जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोटों ने इस उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से की शक्ल ही बदल कर रख दी। मतलब उस शांति के बाद धरती के अंदर से एक जबरदस्त ताकत बाहर निकली। एक के बाद एक इतने बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हुए कि उन्होंने भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास का एक नया आग से लिखा हुआ अध्याय शुरू कर दिया। और इन ज्वालामुखियों से क्या निकला? बेसॉल्ट। ये एक बहुत ही घनी और गहरे रंग की चट्टान होती है। ये तब बनती है जब लावा धरती की सतह पर आकर बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है। दक्कन का पूरा पठार इसी चट्टान की पहचान है। और कमाल की बात देखिए कि कैसे करोड़ों साल पुरानी एक घटना का असर आज भी हमारी जिंदगी पर है। इन विस्फोटों ने बेसाल्ट की मोटी मोटी परतें तो बना दी, लेकिन जब समय के साथ यही चट्टानें टूटी तो उनसे बनी उपजाऊ काली मिट्टी, वही काली मिट्टी जो आज इस पूरे इलाके में खेती की जान है। और अब हम पहुंचते हैं अपनी कहानी के आखिरी और शायद सबसे शानदार अध्याय पर, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का जन्म। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। सोचिए, 2 विशाल महाद्वीपीय प्लेटों के बीच एक धीमी लेकिन बहुत ही जबरदस्त टक्कर हुई। ऐसी टक्कर जिसने धरती का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। इसे समझना बहुत आसान है। भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ बढ़ते बढ़ते यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। इस जबरदस्त दबाव की वजह से दोनों प्लेटों के बीच की जमीन ऊपर उठने लगी और इसी से बना हिमालय। और भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये बहुत हाल की ही घटना है। तो ये थे भारत के बनने के वो 4 अध्याय। एक कहानी जो करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन ये सिर्फ चट्टानों और पहाड़ों की कहानी नहीं है, ये हमारे आज की कहानी भी है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, इन पुरानी चट्टानों की कहानी का आज से क्या लेना देना? करोड़ों साल पहले जो हुआ वो आज हमारे लिए जरूरी क्यों है? अरे, इसका असर तो हर जगह है। भारत के पास जो इतनी खनिज दौलत है वो इन्हीं चट्टानों की देन है। यही भूविज्ञान तय करता है कि कहाँ कैसी मिट्टी होगी, जिसका सीधा असर हमारी खेती पर पड़ता है। और आखिर में हमारे पहाड़, पठार और मैदान सब कुछ इसी कहानी का नतीजा है। ये बात एक कहावत में कितनी खूबसूरती से कही गई है ना? किसी भी देश का भूविज्ञान सिर्फ चट्टानों के बारे में नहीं होता। ये उसकी पहचान, उसके संसाधन और उसके पूरे इतिहास की बुनियाद होता है। और हाँ, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारतीय प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है
और हिमालय लगातार ऊंचा हो रहा है। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अब से लाखों साल बाद ये धरती कौन सी नई कहानी सुनाएगी?